अब तक जो कुछ हम देख चुके हैं और उसको आप समझ सकते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन है, जिसको आप डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में और एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ट्रेडिशनल पाइथन के ऊपर आ रहे हैं और उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है वो है कि पाइथन में फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो पाइथन में फंक्शंस बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार है और थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी आज बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। तो पाइथन में बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि कोई कोड होता है जिसको हम कॉल कर सकते हैं, उसको कुछ डेटा पास कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और वो फंक्शन आपको कुछ रिटर्न कर सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई फंक्शन बनाना है तो पाइथन में उसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने करना क्या होगा कि आपने सबसे पहले सिंपली जो है ना वो एक मिनट जी, तो आपने जनाब सिंपल ऐसे लिख दें, अगर आप डेफ और उसके आगे फंक्शन का नाम लिख दें जैसे माई फंक्शन। अच्छा, पाइथन के अंदर जो फंक्शन होता है उसमें आपको कोई कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल आपने इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू लिख दी जैसे कि माई फर्स्ट पाइथन फंक्शन, तो ये आपका एक फंक्शन बन गया। अच्छा, अब इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, अभी अगर मिसाल के तौर पे ये प्रिंट है लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको जनाब करना ये चाहता हूँ कि इसको कॉल कराना चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए। अभी कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट उस वक्त आएगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, जैसे कि मैंने लिखा माई फंक्शन, तो ये माई फंक्शन कॉल हो गया। अब आप इसको कॉल करेंगे तो जो कुछ भी आपने प्रिंट करवाया था वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ कॉल करें, अच्छा आप पहले अगर कॉल कर देंगे तो ये एरर यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये फंक्शन आपने बनाया लाइन नंबर 3 पर है लेकिन कॉल आप इसको लाइन नंबर 2 पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और फंक्शन जो है उसमें हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर ना सिर्फ ये कि हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, बल्कि ये कि इस फंक्शन को कुछ हम वैल्यू या मैसेजेस पास भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर माई नेम के नाम से एक पैरामीटर बना देता हूँ और फिर मैं करूँगा ये कि ये माई नेम यहाँ प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम और प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ लगा दिया, फर्स्ट पाइथन फंक्शन। अच्छा, अब इससे होगा ये कि जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये यहाँ पर एक एरर देगा कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट माई नेम, यानी कॉलिंग करते हुए आपने इसको कोई नाम नहीं दिया। जैसे मैं अब यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मैंने लिख दिया इसरार, तो अब ये इसरार जो है ना ये माई नेम में चला जाएगा और नतीजे में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इसरार फर्स्ट पाइथन फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। जी सर। अच्छा, आप चाहें तो मल्टीपल फंक्शंस यहाँ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर एक फंक्शन और बनाएं और उसको कहते हैं योर फंक्शन, और उसमें मैंने लिख दिया योर नेम, और फिर हमने किया ये कि प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवा के हमने लिखा योर नेम प्लस
और यहाँ पे जनाब हमने लिख दिया सेकंड पाइथन फंक्शन। अच्छा, अब अगर माई फंक्शन में कॉल करूँगा तो माई फंक्शन कॉल होगा, और अगर मैं योर फंक्शन कॉल करूँगा तो योर फंक्शन कॉल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वसीम। आप देखेंगे कि पहले जो है वो माई फंक्शन कॉल होगा और फिर योर फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? मजीद ये कि अगर माई फंक्शन के अंदर मैं कोई मजीद एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे इसमें मैंने लिख दिया सेकेंड लाइन ऑफ माई फंक्शन, तो आप देखेंगे कि जब मैं माई फंक्शन कॉल करूँगा तो दो लाइनें प्रिंट होंगी। ये दोनों लाइनें माई फंक्शन का पार्ट हैं। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया प्रिंट वेलकम टू पाइथन फंक्शंस, तो और फिर मैंने इसको रन किया, तो ये जो वेलकम है ना, ये सबसे पहले प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताएगा मुझे? सर क्योंकि आपने फंक्शन से पहले वो प्रिंट की कमांड दी हुई है ना। नहीं नहीं, ये तो दो प्रिंट की कमांड तो माई फंक्शन के अंदर है ना सर, क्योंकि प्रिंट मेन फंक्शन का हिस्सा है तो, और ये फंक्शन भी मेन फंक्शन में, तो मेन फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, इस वजह से प्रिंट पहले आ रहा है। सर फंक्शन को बाद में सर कॉल किया फंक्शन में बाद में कॉल किया हुआ है ना आपने, दोनों माई फंक्शन और फंक्शन प्रिंट पहले कॉल हुआ हुआ है। नहीं, पहले तो लिखा हुआ है वेलकम टू पाइथन फंक्शन, जो कि लाइन नंबर 6 पर है। सर फंक्शंस को बाद में कॉल किया है ना, इसलिए। हाँ ना, तो सर प्रिंट भी तो पहले ही हो रहा है वो वेलकम टू पाइथन फंक्शंस। वही तो पूछ रहा हूँ मैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, ये जो आप बता नहीं पा रहे वो ये है असल में कि ये जो माई फंक्शन है ना, तो लाइन नंबर और 4 और 5 तो इसका पार्ट है, 6 इसका पार्ट नहीं है। ये एक पूरा फंक्शन है। देखें, ये जो स्पेस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप यही बताना चाह रहे थे या कुछ और बताना चाह रहे थे, लेकिन आपके अल्फाज शायद आपका साथ नहीं दे रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली ये जो माई फंक्शन है, ये लाइन नंबर 3 पर शुरू होकर 5 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये जो लाइन नंबर 7 पे फंक्शन है, ये लाइन नंबर 8 पे एंड हो रहा है। ये वाली जो लाइन है ना, लाइन नंबर 6, ये माई फंक्शन का पार्ट भी नहीं है और योर फंक्शन का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हो ये रहा है कि जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये फंक्शंस तो बन रहे हैं, लेकिन फंक्शन का कोड उस वक्त तक कॉल नहीं होता जब तक फंक्शन कॉल ना हो जाए। लिहाजा ये तो लाइन जो है ना, लाइन नंबर 6, ये किसी फंक्शन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, लिहाजा ये पहले पार्ट कॉल हो जाएगा। फिर जब मैं फंक्शंस कॉल करूंगा, यानी अगर मैं ये दो फंक्शंस कॉल ना करूं तो अब क्या आउटपुट आएगा? सिर्फ वेलकम टू पाइथन फंक्शन। जी, अब सिर्फ लिखा हुआ आएगा वेलकम टू पाइथन फंक्शन, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्चुअली किसी फंक्शन का पार्ट ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह स्पेस कर दूं तो अब ये लाइन जो है ना, वो माई फंक्शन का पार्ट हो गई है। क्योंकि ये माई फंक्शन का पार्ट हो गई है, लिहाजा अब आपको आउटपुट में कुछ भी नजर नहीं आएगा जब तक कि आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। अच्छा, आपने किया ये कि एक लाइन आपने इस तरीके से कर दी और उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में स्पेस दे दिया। अब क्या हो गया? अब क्या होगा भाई? अब एरर दे देगा सर वो। अब एरर दे देगा, क्योंकि अब इसको समझ नहीं आ रही कि लाइन नंबर 7 आइदर माई फंक्शन का पार्ट है या वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पाइथन में एक्चुअली कोई एज सच मेन फंक्शन हमने नहीं लिखा हुआ होता। ये होता तो मेन फंक्शन ही है, मेन डॉट पाई है, लेकिन ये कि इसमें ऐसा कोई आप लिखते नहीं है कि मेन फंक्शन है और उसमें कोड लिखा होता है, बस जो कोड लिख रहे होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो लिहाजा आप इसको इंडिपेंडेंट लाइन कंसिडर करेंगे
और अभी इसकी समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन किसका पार्ट है। या तो आप इस यहाँ पे स्पेस दे दें या ये कि दोनों को पीछे कर दें। अब इस वक्त जो है वो माई फंक्शन में 4 लाइनें हो गई हैं। अगर मैं माई फंक्शन कॉल करूंगा तो ये 4 लाइनें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, और अगर ये 2 लाइनें ऐसे लिख दूंगा मैं, तो अब ये फंक्शन का पार्ट नहीं हो गई है, लिहाजा ये पहले एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जी सर। चलें जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एंड फंक्शन कॉलिंग। आप चाहें तो एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। फंक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं माई फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ और अब इसको सलीम के लिए कॉल कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये ही फंक्शन फॉर सलीम कॉल हो रहा है। यानी वेलकम वाली 2 लाइनें तो 2 दफ़ा प्रिंट हुई, लेकिन ये 2 लाइनें फर्स्ट फॉर इसरार कॉल हो रही हैं और सेकंड टाइम्स ये फॉर सलीम कॉल हो रही हैं। तो ये फंक्शन आपने 2 दफ़ा कॉल कर लिया। तो एक दफ़ा फंक्शन बना के आप जितनी दफ़ा है उसको चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे 2 टर्म यूज होती हैं, एक कहलाती है पैरामीटर और एक कहलाती है आर्गुमेंट। पैरामीटर क्या है कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर इस तरीके से जैसे लिखा हुआ ना माई नेम, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। अच्छा, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 11 और 12 पे, तो यहाँ पे इसको कहते हैं आर्गुमेंट। यानी जो चीज़ पास की जाती है फंक्शन को वो आर्गुमेंट होता है और जो चीज़ फंक्शन में लिखी हुई होती है वो पैरामीटर होता है। बात आ गई समझ में? तो अब एक फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है जनाब। लेकिन जितने आर्गुमेंट उसमें होंगे उतने ही आप उसमें सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं करूँ ये कि यहाँ पर एक और आर्गुमेंट भेजूँ इस तरीके से कॉमा करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो माई फंक्शन है उसको एक ही पैरामीटर आ रहा है, लेकिन हमने भेज कितने दिए? 2 भेज दिए। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई, खैरियत से? अच्छा, फीस तो मैं दे दूंगा, वो मसला नहीं है, लेकिन ये कि आप ऐसा करिएगा कि मैं मेरे पास वेडनेसडे तक आ जाए ना, तो फिर मैं दे दूंगा आपको। ठीक है? तो मसला तो नहीं है। आप मेरा एक चेक असल में कैश होना है वो मंडे को होगा, तो वो वेडनेसडे तक मिल जाएगा। ठीक है, चलो। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, वैन वालों को पैसे चाहिए। अच्छा जी, तो अब बेसिकली यहाँ पे जो है वो समझ में आ रहा है एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? जी सर। हाँ, तो बेसिकली आप क्या करें, अब आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो माई फंक्शन है इसमें 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करें या बना दें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ नेम कॉमा एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ नेम, और अगर एफ नेम लिखूंगा तो यहाँ एफ नेम प्रिंट हो जाएगा, अगर एल नेम लिखूंगा तो एल नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? तो लिहाजा अब यहाँ पे कोई दोनों error प्रिंट नहीं करने हैं तो प्लस ऑपरेटर ही चलेगा। हाँ, वो आप एक वेरिएबल बना के दोनों को ऐड कर सकते हैं, प्लस भी यूज कर सकते हैं, कॉमा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो आप देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि जो कॉलिंग हो रही है वो इस तरीके से होगी। ठीक है? अगर मैं यहाँ एल नेम यूज करूंगा तो सेकंड नेम आ रहा होगा। ठीक है?
और आप चाहें तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं फुल नेम के नाम से, इसमें आप करेंगे कि एफ नेम और एल नेम को ऐड कर दें और यहाँ पर फुल नेम रख दें। ठीक है, तो फुल नेम आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आप चाहें तो इनमें स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो आपके पास बेसिकली एक स्ट्रिंग तरीके से भी आ सकता है। तो अभी आपको बता रहा है इसरार अली, फर्स्ट पाइथन फंक्शन, सेकंड लाइन ऑफ माय फंक्शन, और ये सलीम खान, सलीम और खान दोनों यहाँ पर आपको प्रिंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो उस तरीके से भी, जैसे आप यूज़ करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं कॉलिंग की। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट करें, वो ये कि यहाँ बीच में स्पेस आ गया। तो स्टिल स्पेस आने के बाद भी लाइन नंबर 5 और 6 जो है वो पार्ट ऑफ माई फंक्शन है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये स्पेस आया हुआ है यहाँ पे। तो स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस, यानी जब भी हम फंक्शंस की डिस्कशन कर रहे होंगे पाइथन के अंदर, तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? हाँ जी। अच्छा, पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि ये एक प्रॉब्लम होता है हमारे पास अक्सर, कि भाई अब वो जितने फंक्शन आर्गुमेंट हैं उतने ही आपने भेजने हैं, तो उसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक पाइथन के अंदर मैकेनिज्म ये है कि आप करेंगे कि जो भी फंक्शन है उसके साथ ना आप स्टैरिक लगा दें। तो ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कहलाता है। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट करके मैंने लिख दिया कि वेलकम, और वेलकम करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस करके ऐसे करके लिख दिया नेम, और इसमें मैंने लिख दिया 0। ठीक है, और फिर इस तरीके से मैंने 1 और 2 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कॉल करूँ इस माई फंक्शन को, और कॉल करते हुए इसमें 3 नाम भिजवा दूँ, यानी कि इसरार, कॉमा, सलीम, कॉमा, वसीम, और फिर इसको मैं रन करूँ, तो आप देखेंगे कि ये तीनों प्रिंट होंगे, वेलकम, इसरार, सलीम एंड वसीम। अच्छा, ये समझ में आया मैंने क्या किया? बेसिकली मैंने किया ये है कि 3 आर्गुमेंट्स भिजवा देंगे यहाँ पे। अब मैं जितने चाहे भिजवाऊंगा ना, अगर मैं एक और कॉमा करके भिजवा दूंगा तो वो नेम 3 हो जाएगा, एक और भिजवाऊंगा तो वो नेम 4 हो जाएगा, एक और भिजवाऊंगा तो वो नेम 5 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं मिसाल के तौर पे भिजवाता 3 हूँ और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और फिर मैंने रन किया, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये एक टपल कंसिडर करना है, तो एरर आ जाएगा टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। जी सर। तो इसका एक बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ पे ना एक फॉर का लूप लगा लें। वो किस तरीके से आप इस तरह कर सकते हैं, फॉर n इन नेम
और फिर आप करें आते प्रिंट वेलकम एंड उससे होगा ये कि जितनी वैल्यूज आएंगी ना वो प्रिंट हो जाएंगी। अब आप जितनी भिजवाएंगे उतनी आएंगी, इसमें तो 0 1 2 3 वाला होगा नहीं। तो लिहाजा अभी जैसे आपने 3 भिजवाई हैं तो 3 होंगी, अगर आप 2 भिजवाते हैं तो 2 प्रिंट होंगे, और अगर आप 1 भिजवाते हैं तो 1 प्रिंट होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो कोड मैंने लिखा है ये? नो सर। सलमान को कोई कंफ्यूजन नहीं होती है? ठीक है चले। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो काइंडली अपने नाम के साथ ज्वाइन करें जो कि आपकी अटेंडेंस शीट पे लिखा हुआ है, ठीक है? वरना ये कि आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी, या तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूँ, किस नाम से ज्वाइन किया हुआ है मैंने। अब ये मी अली आसिम कौन है भाई? अब नाम इनका अगर अली आसिम है तो काइंडली इस नाम को चेंज करके अली आसिम कर दें, ठीक है? ताकि ये कि अली आसिम, अब मी अली आसिम का नाम से ही अगर अटेंडेंस शीट है तो फिर तो सही है। नाम क्या है बेटा आपका? मी अली आसिम। सर महविश आसिम है। हाँ महविश बेटा, ये इसमें नाम जो है ना, आप महविश अगर कर लें ना तो ये कि अटेंडेंस, अब कंफ्यूजन हो रही है कि नाम क्या है आपका। ओके सर। सर एक्चुअली ये ऑलरेडी गूगल प्रोफाइल में थी तो मैंने देखा नहीं कि मैं अभी चेंज नहीं कोई मसला नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ। अटेंडेंस लगेगी ना तो नाम आपका आ रहा होगा मी अली आसिम। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है। ओके सर, अभी मैं चेंज करूँ। इसी तरह बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बेसिकली जो आपका नाम अटेंडेंस शीट में लिखा हुआ है ना, उसी नाम से आप ज्वाइन करें, ठीक है? या एटलीस्ट अगर आपका कोई अकाउंट का इशू है, नाम चेंज करना नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये करें कि चैट पे लिख दें कि मेरा नाम ये है, सही है? ताकि ये कि उसकी अटेंडेंस लगे, वरना फिर एब्सेंट लग जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात हमारी पाइथन फंक्शंस के ऊपर। मजीद इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पाइथन के अंदर जिसको हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जिसमें आप की वैल्यू पेयर भेज सकते हैं, ठीक है? अब वो क्या चीज़ है? वो ये कि आप जब आर्गुमेंट भेज रहे हो तो उसी वक्त उसमें कोई वैल्यू डिफाइन कर दें। मिसाल के तौर पे मैं करता ये हूँ कि एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम हम रख देते हैं सेकंड फंक्शन, और इसमें 2-3 आर्गुमेंट ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं वेरिएबल 1 और एक हम ले लेते हैं वेरिएबल 2। तो फिर हम करेंगे ये कि प्रिंट करवा देंगे इनको। स्मॉलेस्ट नंबर इज, और ऐसे करके मैंने var1 कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू भिजवाते हुए अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 20 भिजवाता हूँ तो 10 20 10 जाएगा कहाँ पर? वेरिएबल 1 में, और 2 जाएगा कहाँ पर? वेरिएबल 2 में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर इज 10, ठीक है? ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे 20 भिजवाता हूँ और यहाँ पे 10 भिजवा देता हूँ,
तो अब क्या होगा, अब वेरिएबल 1 में क्या चला जाएगा, एरर आएगा सर। वेरिएबल 1 में 20 चला जाएगा और वेरिएबल 2 में 10 चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू मैंने पहले रखी है वो पहले वीआर में जाएगी और 2 सेक्शन जो है उसमें जाएगी। आउटपुट अलबत्ता सही नहीं आ रहा क्योंकि 20 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा था कि जो वैल्यू आप पहले भिजवाएंगे वो पहले आर्गुमेंट में जाएगी, जो दूसरे में भिजवाएंगे वो दूसरे में जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बाद वक्त ऐसा होता है कि हम नहीं चाह रहे होते कि भाई पहली वैल्यू जो है ना वो पहले आर्गुमेंट में जाए और दूसरी वैल्यू दूसरे में जाए। तो हम फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 20 एंड वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 10। अब होगा ये कि वेरिएबल 2 में 20 जाएगा और वेरिएबल 1 में 10 जाएगा, लिहाजा जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको वेरिएबल 1 में 10 लिखा हुआ नजर आएगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ भाई, जी प्री मतलब बेसिकली जब हम वैल्यू भेज रहे हैं ना फंक्शन को, तो उस वक्त हमने कहा कि वेरिएबल 2 में 20 जाना चाहिए और वेरिएबल 1 में 10 जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पहली वैल्यू है वो पहले पैरामीटर में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे पैरामीटर में जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है पाइथन के अंदर। अच्छा, ये काम आप आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर भी कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भिजवा सकते हैं। तो जो भी वैल्यू भिजवाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू चली जाएगी। अच्छा, एक और भी तरीका ये होता है कि आपका जो वेरिएबल होता है उसकी आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी डिफाइन कर दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने लिखा थर्ड फंक्शन और इसमें मैंने लिखा माई वैल्यू, और फिर मैंने क्या किया कि इसको प्रिंट करवा दिया। मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन और यहाँ पे ऐसे करके मैंने माई वैल्यू ली। अच्छा, अब ये अगर मैं थर्ड फंक्शन कॉल करता हूँ और थर्ड फंक्शन कॉल करके इसमें कोई वैल्यू नहीं भेजता तो एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि माई वैल्यू को कुछ मिलेगा नहीं और माई वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मेरा थर्ड फंक्शन है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को डिफाइन कर दूँ मैं, जिसको डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हम कहते हैं। यानी मैं करूँगा ये कि यहाँ पर जो है ना वो ऐसे करके सपोज मैंने 5 डिफाइन कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये 5 जो है ना अब इस माई वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। तो अगर मैं कोई वैल्यू भिजवाऊंगा तो वो आ जाएगी, नहीं भिजवाऊंगा जैसे यहाँ मैं नहीं भिजवा रहा तो माई वैल्यू में 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ भिजवा दूँ, जैसे कि मैंने 10 भिजवा दिया, तो अब माई वैल्यू में 10 आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, जी सर। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट और डिक्शनरी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पास कर सकते हैं। और जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास नमपाई और पांडास ये लाइब्रेरी वगैरह इंक्लूडेड है तो वो भी आप चाहें तो पाइथन फंक्शन में पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर बाय रेफरेंस पास होंगे और रेफरेंस में पूरा उसका डेटा पड़ा हुआ होगा। तो कोई भी आप जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप पाइथन के फंक्शन में पास कर सकते हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज़ के अलावा भी। अच्छा, फिर मज़ीद आगे चल के हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये जो फंक्शंस हैं इनको हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है,
जो कि हमें वापस कॉलिंग के टाइम पर मिल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और वो फंक्शन में क्या बनाऊँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ सम के नाम से, और इसमें जो है वो एक हमने नंबर 1 ले लिया और एक हमने नंबर 2 ले लिया, और फिर हमने किया ये कि इस फंक्शन के अंदर हमने एक सम नामी वेरिएबल बनाया जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 को हमने ऐड करवा दिया, और फिर हम करते ये हैं कि रिटर्न करवा देते हैं सम को। तो ये फंक्शन ये करेगा कि दोनों नंबर्स को ऐड करेगा और रिटर्न करवा देगा। अच्छा, अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें 2 वैल्यूज भिजवाता हूँ, तो ये 2 वैल्यूज इसमें पास हो जाएंगी, लेकिन आउटपुट पे कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ प्रिंट तो करवाया नहीं है। तो या तो आप ये करें कि ये जो सम है इसको प्रिंट में रखें, या तो ये तरीका इख्तियार करें, क्योंकि जो भी सम रिटर्न करेगा वो फिर प्रिंट हो जाएगा, या ये कि जो वैल्यू है जो रिटर्न कर रहा है सम का फंक्शन, वो आप किसी वेरिएबल में रखें और फिर उस वैल्यू को प्रिंट करवा दें, तो उसका सम प्रिंट हो जाएगा। सही है? समझ में आ रही बात? तो ये काम करने के लिए आप रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं, और वो फंक्शन की बॉडी में ही होता है। अगर आप रिटर्न करेंगे तो फंक्शन रिटर्न कर देगा, रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कोई एज सच रिटर्न टाइप यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें पाइथन में। जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वही रिटर्न होगी, चाहे आप इंटीजर रिटर्न करें, स्ट्रिंग रिटर्न करें, आप कोई लिस्ट रिटर्न कर दें, नमपाई एरे रिटर्न कर दें, जो आपका दिल चाह रहा है वो रिटर्न करें। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो रिटर्न क्या काम, सर एक बार बताइएगा, रिटर्न क्या प्रिंट वाला काम कर रहा होगा? रिटर्न का मतलब है फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। अब 2 वैल्यूज हैं हमारे पास ना, 10 और 20। तो एक हमने सम का फंक्शन बना लिया, एक हमने प्रोडक्ट का फंक्शन बना दिया। इसमें हम करते ये हैं कि जो प्रोडक्ट है हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब ये कॉल होगा तो ये सम रिटर्न करेगा, ये कॉल होगा तो ये प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यूजर से 2 नंबर इनपुट ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा इनपुट, और जो भी इनपुट में ले रहा हूँ मैंने लिखा जनाब एंटर एनी नंबर। जो भी नंबर मेरे पास आएगा उसको वेरिएबल नहीं बनवाएंगे सर? हाँ जी, वेरिएबल पे किसी स्टोर नहीं करवाएंगे डायरेक्टली? हाँ अभी करवाते हैं ना। फिर उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, जैसे हमने कहा फर्स्ट नंबर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमने सेकंड नंबर इनपुट ले लिया। तो फर्स्ट नंबर कह देते हैं और इसको सेकंड नंबर कह देते हैं। अच्छा, फिर फर्स्ट और सेकंड इनपुट लेने के बाद अब हम करेंगे ये कि हम कॉल करेंगे और उसमें फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर भिजवा देंगे। फिर इसी तरह प्रोडक्ट कॉल करेंगे और उसमें भी फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि सम जो है ना दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा, और प्रोडक्ट जो है वो दोनों का प्रोडक्ट करके रिटर्न कर देगा। लेकिन अब ये जो रिटर्न होगा ना, ये
कहीं सेव नहीं हुआ, तो या तो आप उसको किसी वैल्यू में सेव कर दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू दिस, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू दिस। अब क्या होगा कि सम का फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और प्रोडक्ट का फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। फिर आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज, और यहाँ पे आपने सम ऑफ नंबर्स लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे दोबारा प्रिंट लिखा और आगे लिख दिया आपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख दिया। अब होगा ये कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपसे पहला नंबर पूछेगा, पहला नंबर सपोज आपने 10 लिख दिया, फिर ये आपसे दूसरा नंबर पूछेगा तो वो आपने 5 लिख दिया, तो ये बता रहे हैं कि दोनों का जो सम है वो 15 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 50 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जब हम रिटर्न करते हैं तो वैल्यू रिटर्न हो जाती है। अब आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें या डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा लें, ये आपके ऊपर है। जो है वो ज़हनी तौर पे तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन बातें जो है ना वो या तो जानबूझ के बच्चों वाली करते हैं, समझ नहीं आता मुझे। खैर, तो बहरहाल ये आपका जो है वो हमने बना दिया जनाब। फंक्शंस के ऊपर बात चल रही थी तो मैं कह रहा था लैम्डा। लैम्डा क्या चीज़ है? ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं, वो अगर एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें हो ये रहा है कि एक आर्गुमेंट आ रहा है और वो बेसिकली कर ये रहा है कि वही आर्गुमेंट लेके उनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहा है, तो वो काम आप लैम्डा के थ्रू भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि एक वेरिएबल बनाएं, एक्स सपोज, फिर आप लिखें लैम्डा, और फिर उसके बाद उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो भिजवा दें। जैसे फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, और फिर उसके आगे लगा दें कोलन। जो भी रिटर्न करवाना है, यानी मिसाल के तौर पे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो ठीक है करेगा कि एक फंक्शन बना देगा और उस फंक्शन को का नाम हो जाएगा x। अब आप कहीं भी जाके अगर लिखते हैं ना प्रिंट और ऐसे करके लिख देते हैं x और उसमें पास कर देते हैं मिसाल के तौर पे 30,40 या कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं, तो ये क्या करेगा कि 30 और 40 को ऐड करके उनका रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। जैसे ये तो हमारे ऊपर का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये 30 और 40 का रिजल्ट आपको 17 नजर आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ भाई, तो ये काम एक्चुअली वही हुआ है। इसने किया ये कि एक फंक्शन बना दिया जिसमें दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, और उन दोनों का इसने सम करके रिटर्न करवा दिया। तो एक्स अब एक्चुअली एक फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन कह लें आप इसे, जिसके अंदर जो भी आर्गुमेंट आएगा वो फर्स्ट में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा, और दोनों का जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो लाइन ऑफ कोड इसमें कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है फंक्शन बनाने की, उसके मुकाबले में कम लाइन ऑफ कोड आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, इन शॉर्ट ये लैम्डा आपको फंक्शन बनाने का
प्रोसेस देता है, यानी कि एक्सेस देता है। हाँ, ये एनोनिमस फंक्शन बना देता है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं छोटे मोटे टास्क है ना, आप किसी भी फंक्शन के अंदर भी लैम्डा यूज कर सकते हैं। ओके तो सर। फंक्शन बनाया आपने, उसके अंदर लैम्डा एक दो लाइनों के लिए आपने लैम्डा यूज कर लिया, तो उससे लाइन ऑफ कोड कम हो जाती है, ओके ओके। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये कोड मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पाई फंक्शन, और उसमें कोई भी आर्गुमेंट आ रहा है, वेरिएबल 1 आ रहा है कोई, ठीक है। अब उसके अंदर मैं करूँगा ये कि रिटर्न मैं यहाँ से करवाते हुए करूँ ये जनाब कि रिटर्न में लैम्डा इस तरह रख दूँ, और फिर मैं आगे लिख दूँ ए कोलन, और फिर मैं आगे लिख दूँ ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 1। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू आए तो उस वैल्यू को एज एन इनपुट यूज करते हुए लैम्डा के अंदर इस्तेमाल कर लो। अच्छा, अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पे, अब ये थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, मैं यहाँ पे कर ये रहा हूँ कि एक वेरिएबल बना रहा हूँ माई वेरिएबल, और यहाँ से मैंने कॉल कर दिया माई फंक्शन, और इसमें भिजवा दिया 2। तो ये क्या करेगा कि ये 2 जो है ना वो पास हो जाएगा वेरिएबल 1 में। अब आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंट करवा सकते हैं आई वेरिएबल को, और इसमें मिसाल के तौर पे आपने 11 भिजवा दिया, तो अब क्या होगा, तो जो आउटपुट आएगा आपके पास वो बेसिकली आएगा 22। यानी देखें 22 किस तरीके से आ रहा है कि 11 यहाँ पास हो रहा है माई वेरिएबल को, यानी कि ए को, और माई फंक्शन में आपने 2 पास किया था, तो वेरिएबल 2 में 2 आ गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट हो गया। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें जो है ना वो लाइन ऑफ कोड बहुत सारे आपके कम हो जाते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ समझ में आए। तो लिहाजा ये लैम्डा फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि बड़े आराम से इसमें जो है ना वो आप और काम करेंगे। मिसाल के तौर पे इसको आप कह देते हैं डबल, इसको कह देते हैं डबलर, और इसको कह देते हैं जनाब, एक और हम लिख देते हैं ट्रिपलर, और यहाँ पे मैंने लिखा माई फंक्शन और इसमें 3 भिजवा दिया। तो अगर मैं डबलर कॉल करूँगा तो वो उसको डबल कर देगा, अगर ट्रिपलर कॉल करूँगा तो वो 11 को ट्रिपल कर देगा। समझ में आ रही बात? सर सिर्फ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो ए में कैसे स्टोर होगा। क्या कहने, दोबारा बोले? सर जो हम जो वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे डबलर ट्रिपलर या जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, ये ए लैम्डा की वैल्यू ए में कैसे स्टोर होगा। हाँ, देखिए वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे ये लैम्डा एक ना फंक्शन है, इसमें देखें ये एनोनिमस फंक्शन है, इसमें ए आर्गुमेंट है और ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 1 हो रहा है। अच्छा, अब होता है क्या है कि जब मैं माई फंक्शन कॉल करता हूँ तो माई फंक्शन में 2 भिजवाया ना, तो वेरिएबल में क्या चला गया, 2 चला गया, सही है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न हो रहा है ना, ये पूरी स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है लैम्डा। तो डबलर में समझे एक्चुअली ये लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात? तो अब ये वेरिएबल 1 जो है ना, वो जो भी मैंने इसमें भिजवाया था, जैसे 2 भिजवाया था,
यस तो सर। टू यहाँ आ गया था। अब जब मैं 11 भिजवाता हूँ इसमें डबलर में, तो ये 11 ए में आता है, और 11 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होके डबलर रिटर्न कर देता है। सही ओके है। ओके ओके। तो ये थोड़ा सा काम करने का डिफरेंट तरीका है, लेकिन ये बेसिकली आपको फायदेमंद लगेगा जब आप थोड़ा सा आगे जाके बहुत सारे फंक्शन बना रहे होते हैं और उसमें फंक्शंस के अंदर डिफरेंट आपको काम करना होता है। इसमें जो है ना वो समझ में ये भी आ रहा होता है कि लिखा हुआ क्या है। अब एक ही फंक्शन है, अब उसमें आप देखें यहाँ पर अंदाजा हो रहा है कि डबलर क्या चीज़ है और ट्रिपलर क्या चीज़ है। अगर यही फंक्शन लिखा हुआ होता है माई फंक्शन, तो इससे समझ नहीं आ रहा था कि माई फंक्शन कर क्या रहा है। यस सर। ठीक है, तो लिहाजा यस सर। ये इशू है। ठीक है यार, एक तो बच्चों में मुझे जो है ना वो समझ रखा है कि मैं हर टाइम फालतू बैठा होता हूँ, जब दिल चाहे मैसेज कर दो, जब दिल चाहे जो है ना वो सर फारिग बैठे हुए हैं। चलें जी। अच्छा जी, तो ये हो गई लैम्डा के ऊपर हमारी डिस्कशन। मजीद इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर मजीद एक्सप्लोर करेंगे। अभी आ जाते हैं ज़रा पाइथन के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जनाब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो किस तरीके के हैं। तो पाइथन के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए बाकायदा आप क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर क्लास? बड़ा आसान है जी। आप लिखें क्लास और आगे लिख दें माई क्लास, ये बन गई पाइथन की क्लास। अब क्लास के अंदर एटलीस्ट कोई वेरिएबल या फंक्शन होना चाहिए। क्लास असल में कॉम्बिनेशन होती है प्रॉपर्टीज और एक्शंस का। तो जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 5, तो अब ये एक्चुअली हमारे पास एक क्लास बन गई। अब आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने कहा जनाब के पाइथन क्लास इक्वल्स टू माई क्लास, और ऐसे करके ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। इस तरह आपने कहा जावा क्लास इक्वल्स टू माई क्लास, इस तरह आपने कहा सी क्लास इक्वल्स टू माई क्लास। तो इसका मतलब आपने माई क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अच्छा, अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो अगर मैं लिखूँ ना पाइथन क्लास, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें इसका एक्स वेरिएबल मौजूद है। इसी तरीके से जनाब जावा क्लास एक ऑब्जेक्ट है और उसमें उसका एक्स वेरिएबल मौजूद है। इसी तरीके से सी क्लास एक ऑब्जेक्ट है और उसमें उसका एक्स वेरिएबल मौजूद है। तो इन तमाम के अंदर ये एक्स वेरिएबल मौजूद है। अगर आप रन करके आउटपुट चेक करेंगे तो तीनों में 5 है, यानी तीनों में ये एक्स वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्लास के अंदर एक ही वेरिएबल हो, 2 भी हो सकते हैं। अगर हम y लिख दें 10, तो अब हर एक के अंदर x भी मौजूद है और y भी मौजूद है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो y यूज़ कर लें, तो पाइथन क्लास के हिसाब से 10 प्रिंट यानी y प्रिंट हो जाएगा। बाकी जावा और सी में जो है वो जैसे उसमें भी आप y प्रिंट कर लें तो उसका भी y प्रिंट हो जाएगा। तो यानी बताने का मकसद ये कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पाइथन क्लास, जावा क्लास, सी क्लास, और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स किसके हैं?
माई क्लास के। समझ में आ रही मेरी बात? तो जिस तरह किसी भी क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसी तरह उसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखिए, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने लिखा माई क्लास फंक्शन, और इसमें कोई वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी, प्रिंट, और प्रिंट मैंने कहा वेलकम टू माई क्लास फंक्शन माई क्लास अंडरस्कोर फंक्शन। अच्छा, अब इस फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हैं? आप सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे मिसाल के तौर पे पाइथन क्लास डॉट माई क्लास फंक्शन, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये फंक्शन तीनों ऑब्जेक्ट्स में मौजूद है। ठीक है, तो आप चाहें तो तीनों के लिए कॉल कर सकते हैं, जावा क्लास के लिए भी कर सकते हैं, और सी क्लास के लिए भी कर सकते हैं। तो तीनों के अंदर ये फंक्शन आपको मिलेगा, और तीनों के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स भी आपको मिलेंगे। ये सेल्फ जो है वो हर फंक्शन के अंदर पाइथन में डिफाइंड होता है और उसमें कॉल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आए? सेल्फ है क्या? सेल्फ में आप चाहें तो बेसिकली कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि एक्स इज, और कॉमा करके मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट एक्स, फिर कॉमा करके मैं आगे लिख रहा हूँ वाई इज, और फिर मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट वाई। तो उससे क्या होगा कि इनकी जो है ना वो एक्स और वाई की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अब ये बता भी रहा है कि ये जो है वो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है। सेल्फ से आप किसी भी क्लास के उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करके प्रिंट करवा सकते हैं। सही है, समझ में आ रही बात? हाँ भाई।